डायरेक्टेड एंड अनडायरेक्टेड। देन इसके अंदर अगर हम कुछ और एग्जांपल्स देख लें तो एक एग्जांपल मैंने आपको वो दे दी है वर्ल्ड वाइड वेब की, जिसके अंदर हमने ये देख लिया है कि एक वेब पेज में किसी दूसरे वेब पेज का लिंक होता है, देन थर्ड पेज का लिंक होता है, फोर्थ पेज का लिंक होता है। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ ग्राफ इम्प्लीमेंटेशन। देन हमारे पास एक कॉन्सेप्ट होता है वेब क्रॉलिंग का। किसी को पता है वेब क्रॉलिंग क्या होती है? नो मैम। वेब क्रॉलिंग होती है बेसिकली जितने भी सर्च इंजन्स होते हैं ना, ये एक प्रोग्राम यूज़ कर रहे होते हैं जिसको हम कहते हैं वेब क्रॉलर। तो वो वेब क्रॉलर क्या कर रहा होता है, वो ब्राउज कर रहा होता है वर्ल्ड वाइड वेब को, और उसमें वो ये देख रहा होता है कि कौन सा डेटा पड़ा हुआ है, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट और स्टोर कर रहा होता है वो अपने पास। और फिर जैसे ही यूज़र कोई भी क्यूरी लिखता है, कोई भी क्वेश्चन या किसी भी टॉपिक को सर्च करता है ना, तो उससे रिलेटेड वो जितनी भी इंफॉर्मेशन सेव हुई होती है ना, उसके पास जितना भी डेटा पड़ा होता है, उसको क्विकली यूज़र को डिस्प्ले करवा देता है। फॉर एग्जांपल अगर हम किसी भी सर्च इंजन के ऊपर जाके लिखे डेटा स्ट्रक्चर या ग्राफ इन डेटा स्ट्रक्चर, तो क्या होगा, वो वेब क्रॉलर की वजह से जितना भी डेटा स्टोर हुआ होगा ना, वर्ल्ड वाइड वेब में जितना भी डेटा हमारे पास पड़ा होगा ग्राफ से रिलेटेड डेटा स्ट्रक्चर्स में, वो सारा डेटा जो है वो वेब क्रॉलर ने स्टोर करवाया होगा सर्च इंजन के पास। और जैसे ही हम लिखेंगे ग्राफ इन डेटा स्ट्रक्चर्स, तो वो क्या करेगा, जितनी भी इंफॉर्मेशन बैकएंड पे सेव हुई होती है वो क्विकली जो है वो हमें डिस्प्ले करवा देगा। तो इस तरह से जो है ना वो सर्च इंजन हमारे पास काम कर रहे होते हैं। अब वेब क्रॉलिंग बेसिकली हमारे पास होती क्या है, इसका मतलब है वेब क्रॉलिंग हमारे पास ग्राफ ट्रेवर्सल होता है। क्योंकि ग्राफ ट्रेवर्सल में हम क्या करते हैं, वर्टिसेस को विजिट करते हैं। तो यहाँ पे भी क्या किया हुआ है, वेब क्रॉलर ने जितने भी वेब पेजेस हैं जिनके पास ग्राफ्स की इंफॉर्मेशन है, उन सारे वेब पेजेस को उसने ट्रेवर्स करके उसकी इंफॉर्मेशन उस सर्च क्यूरी के रिजल्ट में हमें प्रोवाइड कर देनी है। सो दैट मीन्स कि वेब क्रॉलिंग जो है वो हमारे पास क्या है, ग्राफ ट्रेवर्सल है। ठीक हो गया। देन उसके बाद हमारे पास एक और डिफरेंस आ जाता है बिटवीन ग्राफ्स, एंड दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ वेटेड एंड अनवेटेड ग्राफ्स। अब वेटेड अनवेटेड ग्राफ्स क्या होते हैं, अभी हम लोगों ने सिटीज़ नेटवर्क को डिस्कस किया। तो सिटीज़ नेटवर्क के अंदर अगर अगेन हम वही वाली एग्जांपल ले लें, तो let's suppose if this is the graph, वर्टिसेस को अगर हम लेबल कर दें विद सिटी नेम्स, लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, मुल्तान, एंड कोयटा, लेट्स सपोज। ठीक है। तो अब इसके अंदर ये हमने सिर्फ सिटीज़ का नेटवर्क डिस्प्ले करवाया है बाय यूजिंग द ग्राफ। तो ये हमारे पास अनवेटेड ग्राफ हो गया है। लेकिन अगर इसी ग्राफ के अंदर हम बता दें कि लाहौर टू मुल्तान जाने की कॉस्ट हमारे पास कितनी है, लेट्स सपोज 1000 कॉस्ट है, तो इस ग्राफ को हमने एक वेट एलोकेट करवा दिया इन द फॉर्म ऑफ कॉस्ट, तो ये हमारे पास वेटेड ग्राफ हो जाएगा। अगर हम बता दें कि लाहौर से इस्लामाबाद जाना है और उसकी कॉस्ट हमारे पास 1500 है, तो ये जो एज है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वेटेड एज को। इस्लामाबाद टू कराची अगर हमने जाना है तो मे बी 5000 कॉस्ट आ रही है। सो दिस इज़ द वेटेड एज, विच मीन्स कि ये हमारे ग्राफ को क्या बना रहा है, वेटेड ग्राफ बना रहा है। हम कोई ना कोई कॉस्ट एलोकेट कर देते हैं। ठीक है। अब वो कॉस्ट किसी भी फॉर्म में हो सकती है। हम ये भी कह सकते हैं कि हमारे पास लाहौर टू मुल्तान का जो डिस्टेंस है वो 800 किलोमीटर्स है। ठीक है। लाहौर टू इस्लामाबाद का जो डिस्टेंस है मे बी वो हमारे पास 300 किलोमीटर्स आ रहा है। और लाहौर टू कराची का जो डिस्टेंस है मे बी वो हमारे पास 1900 किलोमीटर्स आ रहा है। ठीक है। मुल्तान टू कराची का जो डिस्टेंस आ रहा है मे बी दैट इज़ 1000 किलोमीटर्स।
ठीक है। सो कोई ना कोई वेट, कोई ना कोई वैल्यू या कोई ना कोई कॉस्ट जो हम एजेस को एलोकेट करवा देते हैं, वो हमारे उस ग्राफ को वेटेड ग्राफ में चेंज कर देती है। अब इसके अंदर जो है ना, ये जो ग्राफ बना हुआ है ये अनडायरेक्टेड वेटेड ग्राफ है, अनडायरेक्टेड वेटेड ग्राफ है, ठीक है। मैम इसमें लेकिन इस सारे एजेस पे अनडायरेक्टेड, जी सारे एजेस पे होना चाहिए, हाँ जी, सारे बताना एजेस पे चाहिए। होगा, जी जी सारे एजेस पे होगा। अगर किसी एक पे भी नहीं होगा तो? नहीं नहीं, हर एक पे होना कंपलसरी है, फिर वो कोई मिस्टेक है। हर एक की कॉस्ट होगी, अगर होगा वेटेड ग्राफ होगा हमारे पास तो हर एक एज की कॉस्ट होगी, और अगर वेटेड ग्राफ नहीं है, अनवेटेड ग्राफ है, तो फिर किसी भी एज के ऊपर नहीं होगी। दोनों का कॉम्बिनेशन नहीं हो सकता, या वेटेड होगा या अनवेटेड होगा, लेकिन ओके। मिक्स नहीं हो सकता, ठीक है। ये वाला जो ग्राफ है अभी हमारे पास अनडायरेक्टेड वेटेड ग्राफ है। नाउ रिमेंबर वन थिंग कि जो अनडायरेक्टेड ग्राफ है ना, उसको चेंज किया जा सकता है इनटू डायरेक्टेड ग्राफ। किस तरह से? एक अनडायरेक्टेड एज का मतलब हमारे पास क्या होता है, ये जो लाहौर टू मुल्तान का अनडायरेक्टेड एज है, इसका मतलब क्या है कि हम लाहौर से मुल्तान भी जा सकते हैं और मुल्तान से लाहौर भी आ सकते हैं ना। तो इसी अनडायरेक्टेड एज को अगर हम डायरेक्टेड एज की फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो वो इस तरह से होगा, ऐसे हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। दिस इज लाहौर एंड द सेकेंड वर्टेक्स इज मुल्तान, ठीक है। तो रिमेंबर दिस थिंग कि किसी भी अनडायरेक्टेड ग्राफ को डायरेक्टेड ग्राफ की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। जितने भी इस ग्राफ में हमारे पास ये अनडायरेक्टेड एजेस आ रहे हैं ना, अगर हम उनको रिप्रेजेंट कर दें बाई डायरेक्शनल और टू डायरेक्टेड एजेस, तो ये हमारे पास चेंज हो जाएगा। दिस अनडायरेक्टेड ग्राफ विल बिकम द डायरेक्टेड ग्राफ, इस तरह से। समझ आ गया कि अनडायरेक्टेड ग्राफ को डायरेक्टेड ग्राफ में कैसे चेंज करते हैं। यस मैम। सो ये ऐसे आ जाएगा। अब देखें ये सेम ग्राफ है, लेकिन फर्स्ट वाला जो ग्राफ था वो हमारे पास क्या था, अनडायरेक्टेड ग्राफ था, और ये वाला ग्राफ हमारे पास कौन सा हो गया, ये हमारे पास डायरेक्टेड ग्राफ हो गया, और दोनों सेम है, ठीक है। यहाँ पे एजेस को हम कॉस्ट भी एलोकेट कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, डायरेक्टेड ग्राफ बन जाएगा। क्लियर है? यस मैम। ओके। अब अगर हमारे पास वेटेड ग्राफ गिवन है, चाहे वो डायरेक्टेड है या अनडायरेक्टेड है, लेकिन अगर वेटेड ग्राफ गिवन है तो उसके अंदर हमारे पास एक क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है, एक सिनेरियो ऐसे भी आ सकता है कि बेस्ट रूट जो है वो कौन सा है। लेट्स सपोज हमें कहा जा सकता है फाइंड द बेस्ट रूट फ्रॉम मे बी लाहौर टू कोयटा, ठीक है। लेट्स सपोज हमारे पास ये सिनेरियो गिवन है, तो इस केस में हमारे पास फिर क्या होगा, हम बेस्ट रूट फ्रॉम लाहौर टू कोयटा किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे देखें ये जो वेटेड वाला ग्राफ है, इसके अंदर देखें हमारे पास एक पाथ जो है वो कैसे एग्जिस्ट करता है, लाहौर टू मुल्तान जाए एंड मुल्तान टू कोयटा चले जाएं। सो लाहौर से मुल्तान जाने का जो हमारा डिस्टेंस है वो 800 किलोमीटर्स है, अगर हम डिस्टेंस कंसीडर करें, ठीक है। सो लाहौर टू मुल्तान का डिस्टेंस इज़ 800 किलोमीटर्स एंड मुल्तान टू कोयटा का जो डिस्टेंस है दैट इज़ 400 किलोमीटर्स। सो 800 प्लस 400 हमारे पास 1200 आ जाएगा। दिस इज वन पाथ, फर्स्ट पाथ लाहौर टू कोयटा का जो फर्स्ट पाथ है दैट इज 1200 किलोमीटर्स। देन
सेकंड हम कहते हैं कि लाहौर टू कोयटा के लिए हमारे पास जो सेकंड पाथ एग्जिस्ट कर रहा है वो लाहौर से इस्लामाबाद जाएं और इस्लामाबाद से हम कोयटा चले जाएं, तो वो कितना हो जाएगा 300 किलोमीटर्स इस्लामाबाद तक के लाहौर से एंड 500 किलोमीटर्स कोयटा तक के, तो ये कितने किलोमीटर्स हो जाएंगे 800 किलोमीटर्स हो जाएंगे। देन थर्ड पाथ हमारे पास इसी तरह एग्जिस्ट कर रहा है, अगर हम ये मैं नंबरिंग कर दूँ 1 सेकेंड पाथ, देन जो थर्ड पाथ आ रहा है वो हमारे पास ऐसे हो सकता है कि हम लाहौर से मुल्तान जाएं, मुल्तान से कराची जाएं एंड कराची से कोयटा चले जाएं। सो लाहौर टू मुल्तान 800 किलोमीटर्स है, मुल्तान टू कराची 1000 है, 1800 हो गए, एंड कराची टू कोयटा के लिए जो है ना वो लेट्स सपोज हम कह देते हैं कि फर्दर हमारे पास 200 किलोमीटर्स हैं। सो ये टोटल हमारे पास कितने हो जाएंगे थर्ड पाथ में 2000 किलोमीटर्स हो जाएंगे। देन इसी तरह फोर्थ पाथ जो है उसके अंदर हम कह सकते हैं कि हम लाहौर टू कराची जाएं एंड कराची टू डायरेक्ट कोयटा चले जाएं, तो ये हमारे पास कितने हो जाएंगे 2100 किलोमीटर्स हो जाएंगे। सेम इज़ द केस फिफ्थ सिक्स एंड सो मेनी पाथ्स जो है वो हमारे पास लाहौर टू कोयटा के एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो हम वो सारे पाथ्स यहाँ पे फाइंड कर लेंगे और उन सारे पाथ्स के अंदर बेस्ट रूट कौन सा वाला होगा वो जिसकी कॉस्ट हमारे पास सबसे स्मॉलेस्ट होगी। सो स्मॉलेस्ट कॉस्ट अभी तक जितने पाथ्स हमने फाइंड किए उसमें किसकी आ रही है लाहौर टू कोयटा वाला 800 का जो थ्रू इस्लामाबाद आ रहा है हमारे पास, तो इसका मतलब है कि बेस्ट रूट जो है दैट इज दिस रूट नंबर 2 लाहौर टू इस्लामाबाद एंड इस्लामाबाद टू कोयटा, क्योंकि इसकी कॉस्ट हमारे पास आ रही है 800। क्लियर है? यस मैम। ओके देन वेटेड अनवेटेड का कॉन्सेप्ट हमने बता दिया है। एक और चीज़ याद रखिएगा कि जो हमारे पास अनवेटेड ग्राफ होता है ना उसमें बेसिकली जो एजेस होते हैं उनका वेट 1 होता है। ठीक है, अगर कोई भी एक अनवेटेड ग्राफ गिवन है डायरेक्टेड या अनडायरेक्टेड कोई भी हो सकता है, हम ये कह रहे हैं कि ये डायरेक्ट अनडायरेक्टेड अनवेटेड ग्राफ है, तो इसमें अनवेटेड ग्राफ होने का मतलब ये है कि बेसिकली इसके एज की जो कॉस्ट है दैट इज़ 1 यूनिट। हर अनवेटेड ग्राफ में जो एज होता है उसकी कॉस्ट इज 1 यूनिट। ठीक हो गया? क्लियर है सबको? जी मैम क्लियर है। यस मैम। अच्छा जी, देन हमारे पास आ जाता है एक कॉन्सेप्ट सेल्फ लूप का। सेल्फ लूप हमारे पास क्या होता है, किसी भी ग्राफ के अंदर अगर हमारा स्टार्टिंग और एंडिंग वर्टेक्स जो है वो सेम है तो उसको हम कहते हैं कि वो हमारे पास सेल्फ लूप है। अब वो हमारे पास डायरेक्टेड भी हो सकता है और अनडायरेक्टेड भी हो सकता है। इस तरह से देखें, स्टार्टिंग वर्टेक्स और एंडिंग वर्टेक्स जो है वो सेम है ना, अगर हम एक वर्टेक्स के ऊपर एक एज को हमने फॉलो किया और वापस अगर हम उसी एज के ऊपर आ गए हैं तो उसको हम कहेंगे कि वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सेल्फ लूप को रिप्रेजेंट कर रहा है। नाउ क्वेश्चन इज कि हम सेल्फ लूप को यूज़ क्यों करते हैं, वाई सेल्फ लूप। सो इस केस में हमारे पास इसकी रीज़न ये हो सकती है कि अगर हमारा सोर्स वर्टेक्स और डेस्टिनेशन वर्टेक्स जो है वो सेम है तो उसको हम कहेंगे कि वहाँ पे सेल्फ लूप अप्लाई हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने वेब पेजेस की www की बात की थी, तो उसमें क्या क्या होता है, हर वेबसाइट के होम पेज पे दोबारा से होम बटन अप्लाई हुआ होता है। जैसे ये हमारे पास LGU का होम पेज है जो ओपन हुआ हुआ है, अब इसके ऊपर ये देखें ये होम का बटन अवेलेबल है, अगर हम इस बटन पे क्लिक करेंगे ना तो ये देखें हमें सेम पेज के ऊपर रीडायरेक्ट कर देगा। ठीक है, तो दैट मीन्स के होम के पेज पे होम पेज पे ये होम के बटन के बैक एंड पे हमारे पास सेल्फ लूप लगा हुआ है। ठीक है, सो वेब पेज है हमारे पास एक जिसका नेम है होम, उस होम के पेज के ऊपर सेल्फ लूप लगा हुआ है उसी पेज का। सो हम एक एज को फॉलो करके एक लिंक को फॉलो करके उसी सेम पेज के ऊपर वापस आ रहे हैं। ठीक हो गया? सो दिस इज द मैम रियल का भी यही फंक्शन होता है। सॉरी रीलोड का भी यही फंक्शन होता है, ये जो ब्राउजर के ऊपर होता हाँ है। जी 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 बिल्कुल, उसके ऊपर भी बेसिकली क्या होता है, सेम पेज का ही लिंक हमारे पास गिवन होता है। सो जैसे ही हम रिफ्रेश करते हैं किसी भी पेज को तो हम वापस उसी पेज के ऊपर आ जाते हैं, चाहे वो होम पेज है या कोई भी और पेज है। जैसे यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे डिफरेंट बटन्स गिवन है इस होम पेज पे मेन्यू में,
मेरिट लिस्ट का है, डेट शीट का है, पॉलिसीज़ का है, चार्टर, एकेडमिक कैलेंडर, ई लाइब्रेरी। सो हम किसी भी पेज पे क्लिक करें तो वो हमें रीडायरेक्ट कर देगा उस पर्टिकुलर पेज के ऊपर। सो ये हमारे पास डेट शीट का पेज ओपन हो गया। अब अगर हम इसे रिफ्रेश करेंगे तो ये वापस हमें डेट शीट वाले पेज के ऊपर ही लेकर आएगा। सो दैट मीन्स कि बैक एंड पे ये जो डेट शीट का पेज है, दिस इज रिप्रेजेंटिंग अ वर्टेक्स इन अ ग्राफ, और इस वर्टेक्स के ऊपर ग्राफ में हमने सेल्फ लूप अप्लाई किया हुआ है। ठीक है, तो इस तरह के सिनेरियोज में हमारे पास सेल्फ लूप यूज हो रहा होता है। देन इसी तरह से अगर हम बात करें हमारे पास एक और टाइप ऑफ, टाइप नहीं हम उसको कह सकते, देर इज एन अदर एज विच इज नोन एज मल्टी एज। अनदर प्रॉपर्टी है ये हमारे पास ग्राफ की, जिसको हम कहते हैं मल्टी एज। अब मल्टी एज क्या होता है कि हमारे पास कोई भी दो या दो से ज़्यादा वर्टिसेस में एक से ज़्यादा एजेस एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, अनडायरेक्टेड या डायरेक्टेड। लेट्स सपोज अगर हम सिटीज़ की बात करें, जो हमने अभी डिस्कस की है एग्जांपल, तो इसमें हमारे पास ये ज़्यादा एजेस सेम डायरेक्शन में एग्जिस्ट कर सकते हैं। किस तरह से? लेट्स सपोज हम कहते हैं कि लाहौर टू इस्लामाबाद के लिए हमारे पास मल्टीपल फ़्लाइट्स एग्जिस्ट कर रही हैं। मल्टीपल फ़्लाइट्स जो हैं वो जा रही हैं इस्लामाबाद लाहौर से। लेट्स सपोज हमारे पास एयर ब्लू की फ़्लाइट भी जा रही है, एंड हो सकता है फ्लाइनास भी जा रही हो। इसी तरह हो सकता है हमारे पास लाहौर से इस्लामाबाद PIA की फ़्लाइट भी जा रही हो। ठीक है, तो ये क्या है, हमारे पास दो या दो से ज़्यादा वर्टिसेस हैं और उनमें हमारे पास एक से ज़्यादा एजेस एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो उसको हम कहते हैं कि वो मल्टी एज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, सो ये डिफरेंट फ्लाइट नेटवर्क्स में आ जाएगा। या फिर हम कह सकते हैं कि हमारे पास लाहौर टू इस्लामाबाद अगर हम एयर ब्लू के थ्रू जा रहे हैं तो मे बी उसकी कॉस्ट 1000 है। फ्लाइनास के थ्रू अगर हम जा रहे हैं तो उसकी कॉस्ट जो है वो मे बी 5000 आ रही है, और PIA के थ्रू अगर हम जा रहे हैं तो मे बी उसकी कॉस्ट जो है वो 2500 है। सो ये सारे डिफरेंट कॉस्ट्स की फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, वेटेड ग्राफ डिफरेंट तरह से हो सकता है ना, विद रिस्पेक्ट टू कॉस्ट हो सकता है, विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस हो सकता है। अभी हमने डिफरेंट फ्लाइट्स की बेस के ऊपर देखा है, तो डिफरेंट फ्लाइट्स है तो हर एक की डिफरेंट वैल्यू होगी। ठीक है, तो अब दो वर्टिसेस हैं, ये दो से ज़्यादा वर्टिसेस हैं किसी भी ग्राफ में, अगर उनमें दो वर्टिसेस में एक से ज़्यादा एजेस एग्जिस्ट कर रहे हैं तो उसको हम कहेंगे दैट इज़ अ मल्टी एज। ठीक हो गया, और इसी एग्जाम्पल में हमें ये भी पता चल गया कि मल्टी एजेस हमारे पास कहाँ कहाँ पे यूज हो सकते हैं। क्लियर है सबको? यस मैम। ओके। यस मैम ये मैम। जो सेल्फ लूप था ये वेटेड हो सकता है या अनवेटेड? हाँ जी, बिल्कुल हो सकते हैं। अगर हम कहें कि सेल्फ लूप जो है, इसकी कोई भी आप इसको वेट एलोकेट कर दें, 3, 5 कोई भी हो सकती है वैल्यू। ठीक हो गया, ये वाला जो ग्राफ है ये हमारे पास कौन सा ग्राफ है? वेटेड, डायरेक्टेड डायरेक्टेड वेटेड। वेटेड ग्राफ है ये हमारे पास। जो ये वाला ग्राफ है ये कौन सा है? अनडायरेक्टेड अनवेटेड ग्राफ है। क्लियर है सबको? मैं वेट तो लगा हुआ है इस पे 5। हाँ जी, अनडायरेक्टेड एंड वेटेड ग्राफ है। हाँ जी उजैर, आपने हैंड रेज किया है, क्वेश्चन है तो पूछे। ओके, ठीक हो गया। अच्छा जी, उसके बाद है, कोई बात नहीं, जो हमारे पास सेल्फ लूप होते हैं और जो मल्टी एजेस होते हैं ना, बेसिकली वो हमारे ग्राफ्स को कॉम्प्लिकेट कर रहे होते हैं। लेकिन अगर हम कहें कि हमारे पास कोई एक ऐसा ग्राफ एग्जिस्ट कर रहा है जिसके अंदर ना तो हमारे पास सेल्फ लूप आ रहा है और ना ही कोई मल्टी एज एग्जिस्ट कर रहा है, तो उस ग्राफ को फिर हम कहते हैं कि वो सिंपल ग्राफ है। ठीक है, सिंपल ग्राफ कौन सा ग्राफ होता है? जिसमें ना तो हमारे पास सेल्फ लूप होता है और ना ही हमारे पास मल्टी एजेस होते हैं, तो वो ग्राफ हमारे पास होता है सिंपल ग्राफ।
क्लियर है? यस मैम। अच्छा जी, अब थोड़ी देर पहले हमने बात की थी कि हम किसी भी ग्राफ में मिनिमम नंबर ऑफ एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। सो लेट्स सपोज कि हमारे पास एक सिंपल ग्राफ है और उस सिंपल ग्राफ के अंदर हमारे पास नंबर ऑफ वर्टिसेस की इंफॉर्मेशन गिवन है, तो उसकी बेस के ऊपर हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमारे पास जो मिनिमम नंबर ऑफ एजेस है वो कितने हो सकते हैं एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस कितने हो सकते हैं। सो लेट्स सपोज सिंपल ग्राफ ही है और सिंपल है लेकिन डायरेक्टेड है। इसको हम कह देते हैं सिंपल डायरेक्टेड ग्राफ, ठीक है। और हमने फाइंड करना है इसके अंदर नंबर ऑफ वर्टिसेस इंफॉर्मेशन गिवन है। लेट्स सपोज हम कह देते हैं कि 4 वर्टिसेस गिवन है और हमने उसमें फाइंड करने हैं नंबर ऑफ एजेस, ठीक है। तो ये हम किस तरह से फाइंड कर सकते हैं? लेट्स सपोज अगर हम यहाँ पे एक डायरेक्टेड ग्राफ 4 वर्टिसेस के साथ ड्रॉ कर लें। सो दीज आर द 4 वर्टिसेस, C एंड D, ठीक है। तो ये हमारे पास वर्टिसेस आ गए हैं। अब देखें हमने थोड़ी देर पहले क्या डिस्कस किया था कि किसी भी ग्राफ के अंदर इट इज़ क्वाइट पॉसिबल कि 0 नंबर ऑफ एजेस एग्जिस्ट कर रहे हो सकते हैं ना। नंबर ऑफ एजेस गिवन है लेकिन कोई भी वर्टेक्स गिवन नहीं है, तो दैट इज़ कम्प्लीटली फाइन। तो दैट मीन्स के डायरेक्टेड ग्राफ है या अनडायरेक्टेड ग्राफ है, उसमें हमारे पास मिनिमम नंबर ऑफ एजेस जो हैं वो 0 हो सकते हैं। यस मैम। ओके अवैस, मुझे याद करवा दीजिएगा क्लास। अवैस ने कहा है कि उनकी लाइट चली गई है। अवैस अहमद हैं शायद। अवैस अपना रोल नंबर बता दे, तो जब अटेंडेंस लगेगी तो स्टूडेंट्स मुझे रिमाइंड करवा देंगे। 239 रोल नंबर है, ठीक है अवैस, ओके। अच्छा जी, सो मिनिमम नंबर ऑफ एजेस जो है, दिस इज़ अ वैलिड ग्राफ जो हमने बनाया है, तो मिनिमम नंबर ऑफ एजेस जो है वो हमारे पास 0 हो सकते हैं, ठीक है। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट किसी भी डायरेक्टेड ग्राफ में मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस कितने हो सकते हैं। सो मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस का मतलब है कि किसी भी एक एज से बाकी के सारे एजेस पे, बाकी के सारे वर्टिसेस पे एज एग्जिस्ट कर रहा होगा इस तरह से। सो अगर 4 वर्टिसेस हैं तो वर्टेक्स ए से बाकी के तीनों वर्टिसेस पे एक एक एज एग्जिस्ट कर रहा होगा। अब 4 टोटल वर्टिसेस हैं और मैक्सिमम एजेस जो हैं वो एक वर्टेक्स से बाकी के वर्टिसेस पे कितने आ रहे हैं, 3। सो 4 मल्टीप्लाइड बाय 3, टोटल नंबर ऑफ मैक्सिमम एजेस कितने आ जाएंगे, 12, ठीक है। ड्रॉ करके भी देख लें यहाँ पे ए टू बी सी एंड डी के 3 एजेस, बी टू ए सी एंड डी 6 एजेस हो गए। इसी तरह सी टू बी, देन सी टू ए एंड सी टू डी। हाँ जी दाऊद, आपने हैंड रेज किया, क्वेश्चन है तो पूछें। अभी हमने डेफिनेशन में पढ़ा था कि जो सेल्फ ग्राफ है वो ना तो सेल्फ लूप हो सकता है और ना ही मल्टीपल एजेस, तो इसमें तो मल्टीपल एजेस बन रहे हैं। ओके दाऊद, ये मल्टीपल एजेस नहीं है। यहाँ पे देखिए ये मल्टी एजेस वाली एग्जांपल पे आ जाए जो ये ड्रॉ की हुई है मैंने। इसके अंदर हमारे पास क्या आ रहा है, मल्टी एजेस जो है उनकी डायरेक्शन सेम है दो वर्टिसेस में। जितने भी एजेस ये लाहौर टू इस्लामाबाद के लिए हमने ड्रॉ किए हुए हैं ये सब सेम डायरेक्शन में है। अगर दो वर्टिसेस में एक से ज़्यादा एजेस एग्जिस्ट करें इन द सेम डायरेक्शन तो हम उनको कहते हैं कि ये मल्टी एजेस है। लेकिन यहाँ पे देखिए ये जो राइट साइडेड ग्राफ हमने 4 वर्टिसेस वाला ड्रॉ किया है उसमें कोई भी दो वर्टिसेस में हमारे पास सेम डायरेक्शन में एक से ज्यादा एजेस एग्जिस्ट कर रहे हैं। दाऊद, एग्जिस्ट कर रहे हैं? तो मैं नहीं कर रहे हैं, तो ये मल्टी एजेस नहीं है, ये हमारे पास मैक्सिमम पॉसिबल एजेस हैं। ये मल्टी एजेस नहीं है। मल्टी एज कब होगा, रिमेंबर, जब हमारे पास एक से ज़्यादा एजेस होंगे दो वर्टिसेस में और उनकी डायरेक्शन सेम होगी। यहाँ पे सेम डायरेक्शन में किसी भी दो वर्टिसेस में एजेस एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं, डिफरेंट एजेस हैं, तो ये मल्टी एजेस नहीं है, इसलिए ये सिंपल ग्राफ है, ठीक है। अब इसमें काउंट कर लें, ये हमने मैक्सिमम पॉसिबल एजेस ड्रॉ कर लिए हैं हर एक नोड से बाकी की सारी नोड्स के ऊपर, तो ये 12 बन रहे हैं इन टोटल।
सो दैट मीन्स कि फिर अगर हमारे पास n नंबर ऑफ वर्टिसेस गिवन है तो टोटल नंबर ऑफ मैक्सिमम जो एजेस हैं वो n इंटू n माइनस 1 होंगे, ठीक है। और उसकी एग्जांपल हमने देख ली है, 4 वर्टिसेस हैं तो जो एजेस होंगे वो 4 इंटू 3, 4 माइनस 1 3 विच इज इक्वल्स टू 12 एजेस आ जाएंगे इन केस ऑफ डायरेक्टेड ग्राफ, ठीक है। समझ आया? समझ आया यस क्लास? मैम। ओके, ठीक हो गया। नाउ ये हमारे पास सिनेरियो था डायरेक्टेड ग्राफ का। अगर हम कहें कि अनडायरेक्टेड ग्राफ है, सो अनडायरेक्टेड ग्राफ के केस में हमारे पास जो नंबर ऑफ एजेस हैं वो किस तरह से हो सकते हैं। थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था ना कि हम अनडायरेक्टेड ग्राफ को चेंज कर सकते हैं इनटू अ डायरेक्टेड ग्राफ। ये डिस्कस हुआ था ना, किस तरह से चेंज हो सकता है हमारे पास। अगर ये दो वर्टिसेस गिवन है और इन दो वर्टिसेस में एक अनडायरेक्टेड एज गिवन है तो इसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है विद 2 डायरेक्टेड एजेस। यही पढ़ा है ना हमने? यस मैम। ये दोनों इक्विवेलेंट है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर ये सेम 4 वर्टिसेस वाला ग्राफ गिवन है डायरेक्टेड ग्राफ, तो इसको अगर हमने कन्वर्ट करना है इनटू एन अनडायरेक्टेड ग्राफ तो वर्टिसेस हमारे पास सेम होंगे लेकिन जो एजेस हैं वो दो जो बाई डायरेक्शनल एजेस है किसी भी एज के वो चेंज हो जाएंगे इनटू अ सिंगल अनडायरेक्टेड एज। यानी जितने टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टेड एजेस आ रहे हैं उसका हाफ हो जाएंगे हमारे पास अनडायरेक्टेड एजेस, इस तरह से, ठीक है। सो ये देखिए ए टू बी में जो ए टू बी एक एज था और बी टू ए के ये जो दो एजेस थे इसको हमने एक एज की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया है, एक अनडायरेक्टेड एज की फॉर्म में, ठीक है। तो ये इस तरह से बन जाएगा बी, दिस इज सी एंड दिस इज डी, ठीक हो गया। तो अगर डायरेक्टेड ग्राफ में हमारे पास 4 वर्टिसेस के साथ 12 नंबर ऑफ एजेस आ रहे थे तो इसका मतलब है कि अनडायरेक्टेड ग्राफ में फिर हमारे पास 6 नंबर ऑफ एजेस होंगे मैक्सिमम वाले। सो मिनिमम वाले 0 ही हो सकते हैं और अगर हम मैक्सिमम की बात करें तो वो कितने होंगे, जितने हमारे पास मैक्सिमम डायरेक्टेड में आ रहे हैं उसका हाफ। दैट मीन्स कि अगर डायरेक्टेड में n इंटू n माइनस 1 आ रहे हैं डायरेक्टेड एजेस इन टोटल तो अनडायरेक्टेड में वो हमारे पास n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएंगे। क्लियर है? यस मैम। किसी को समझ ना आया हो? ओके, सो अब अगर कोई भी नंबर ऑफ वर्टिसेस आपको दे दिए जाएं और ग्राफ गिवन ना हो और इसमें आपको पूछा जाए कि फाइंड आउट इस ग्राफ में कितने नंबर ऑफ मैक्सिमम एजेस आ रहे हैं, तो उन वर्टिसेस की बेस पे हम ये वाली स्टेटमेंट यूज करके डायरेक्टेड और अनडायरेक्टेड ग्राफ में नंबर ऑफ एजेस फाइंड आउट कर सकते हैं। यस मैम, कर सकते हैं। ओके, ठीक है। सो पेपर में अब गलत करेंगे ना? नहीं नहीं मैम, सही करेंगे। ठीक है, गुड। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास एक कॉन्सेप्ट होता है डेंस ग्राफ का। मैम आज के लिए इतना काफी नहीं है? नहीं उजैर, आप पूछ रहे हैं कि फॉर्मूला बता दूँ बच्चे, काफी है मैम। ये सामने ही तो लिखा हुआ है फॉर्मूला। अगर आपके पास मैम काफी है। डायरेक्टेड सुन लें, अगर आपके पास डायरेक्टेड ग्राफ गिवन है और आपको कहा जा रहा है कि मैक्सिमम और मिनिमम नंबर ऑफ एजेस फाइंड आउट करें तो हमें पता है कि मिनिमम नंबर ऑफ एजेस तो हमारे पास 0 हो सकते हैं, ठीक है, दोनों में डायरेक्टेड एंड अनडायरेक्टेड ग्राफ में। मैक्सिमम नंबर ऑफ फाइंड करने हैं तो इन केस ऑफ डायरेक्टेड ग्राफ हमारे पास n इंटू एन माइनस 1 अगर यूज़ करेंगे तो वो डायरेक्टेड ग्राफ के मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस आ जाएंगे। और अगर अनडायरेक्टेड ग्राफ के फाइंड करने हैं तो वी नो दैट कि डायरेक्ट अनडायरेक्टेड ग्राफ में डायरेक्टेड ग्राफ के हाफ ऑफ द एजेस होते हैं। सो n इंटू एन माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो वो हमारे पास उसके टोटल नंबर ऑफ मैक्सिमम एजेस आ जाएंगे, ठीक है। समझ आ गया उजैर? अच्छा जी, उसके बाद
हमारे पास कॉन्सेप्ट है डेंस ग्राफ का। सो डेंस ग्राफ हमारे पास बेसिकली एक ऐसा ग्राफ होता है जिसमें हमारे पास जो नंबर ऑफ एजेस होते हैं वो मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस के क्लोज होते हैं। ठीक है, जैसे अगर देखें ये हमारे पास ये जो डायरेक्टेड ग्राफ बना हुआ है इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस कितने हो सकते हैं 12। और अगर हम कोई एक ऐसा ग्राफ बना लें जिसमें 11 एजेस आ रहे होंगे, ठीक है, एग्जैक्टली 12 नहीं है, 11 एजेस भी हैं, तो उस ग्राफ को हम कह देंगे कि वो डेंस ग्राफ है। जैसे ये वाला जो ग्राफ अभी ड्रॉ हुआ है इसके अंदर 12 एजेस आ रहे हैं और मैक्सिमम भी 12 है। या अगर इसके अंदर हम किसी एक ये एज को भी यहाँ से अगर रिमूव कर दें ये, तो ये क्लोज टू मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस आ रहा है ना, तो दैट मीन्स कि ये ग्राफ फिर हमारे पास किसकी एग्जांपल है, ये डेंस ग्राफ की एग्जांपल है। ठीक है, एक ऐसा ग्राफ, a graph is known as the dense graph if the number of edges are close to maximum number of edges, तो that graph is known as dense graph। ठीक है, क्लियर है? यस मैम। और जो ग्राफ होते हैं ना उनको रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं, उनको हम कहते हैं ग्राफ रिप्रेजेंटेशन टेक्निक्स, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। लेकिन अभी सिर्फ ये बता दूं कि जो डेंस ग्राफ होता है ना उसको हम अगर स्टोर करवाना चाह रहे हैं ना तो उसको स्टोर करवाने के लिए हम एडजेसेंसी मैट्रिक्स यूज करते हैं। सो डेंस ग्राफ इज बेसिकली स्टोर्ड इन एडजेसेंसी मैट्रिक्स। ठीक है, इसी तरह हमारे पास एक ग्राफ होता है उसको हम कहते हैं स्पार्स ग्राफ। स्पार्स ग्राफ क्या होता है? अ ग्राफ इन विच नंबर ऑफ एजेस आर टू लेस, जिसमें मिनिमम नंबर ऑफ एजेस के मिनिमम नंबर ऑफ वर्टिसेस के इक्वल होते हैं ना नंबर ऑफ एजेस, उसको हम कहते हैं कि वो स्पार्स ग्राफ है। लेट्स सपोज अगर ये एक ग्राफ गिवन है जिसमें लेट्स सपोज ये वाला है, ये जो टू वर्टिसेस के साथ अनडायरेक्टेड ग्राफ बना हुआ है, इसमें एक अनडायरेक्टेड एज आ रहा है ना, या जो डायरेक्टेड एज उससे नीचे गिवन है, टू वर्टिसेस है एंड टू डायरेक्टेड एजेस एग्जिस्ट कर रहे हैं इसमें, तो ये हमारे पास इसको हम कहेंगे कि ये स्पार्स ग्राफ है जिसमें नंबर ऑफ एजेस जो है वो नंबर ऑफ वर्टिसेस के इक्वल होते हैं। ये जिसमें बहुत कम नंबर ऑफ एजेस होते हैं उसको हम कहते हैं कि वो स्पार्स ग्राफ होता है। और जो स्पार्स ग्राफ होता है ना उसको हम एडजेसेंसी लिस्ट में स्टोर करवाते हैं। क्लियर है सबको? यस मैम। किसी को कुछ समझ में ना आया हो यहाँ तक? मैम स्पार्स ग्राफ का दोबारा बताइएगा। कि जो नंबर ऑफ वर्टेक्स होते हैं और वो इक्वल होते हैं एजेस के। नहीं, स्पार्स ग्राफ हमारे पास होता है जिसमें नंबर ऑफ एजेस जो है वो बहुत कम होते हैं। और कितने कम हो सकते हैं? मे बी जितने हमारे पास नंबर ऑफ वर्टिसेस आ रहे हैं उतने। डेंस ग्राफ होता है जिसमें नंबर ऑफ एजेस बहुत ज़्यादा होते हैं, और कितने ज़्यादा के मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस के क्लोज हो उसकी लिमिट नंबर ऑफ एजेस की, तो उसको हम कह देंगे कि वो डेंस ग्राफ है। और जिसमें नंबर ऑफ एजेस बहुत कम होंगे, एक है, दो हैं, और मे बी हमारे पास नंबर ऑफ वर्टिसेस भी इतने ही हैं, एक दो ही हैं मे बी, तो उसको हम कहते हैं कि वो स्पार्स ग्राफ है। क्लियर हो गया? यस मैम। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास कॉन्सेप्ट मैम ये है टोटल है कितने क्या? ग्राफ्स की, कितने ये टोटल कॉन्सेप्ट्स इनकी टाइप्स जो अभी हम पढ़ बच्चे रहे हैं? ऐसे इन टोटल हम कुछ भी नहीं कह सकते हैं क्योंकि ये बहुत छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं, जो बहुत सारे हैं ग्राफ में। एग्जैक्टली नहीं हम कह सकते हैं कि ये इतनी टाइप्स हैं या इतने कॉन्सेप्ट्स हैं। छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं लेकिन बहुत सारे हैं, बहुत मैम सारी इन चीज़ें सबका होती हैं। कोड भी अलग अलग होगा? सॉरी हमने कितने करने हैं? बच्चे, हमने बहुत सारे करने हैं, हमने कोशिश करनी है कि हम सारे पढ़ लें। सारे नहीं पढ़ेंगे वैसे, लेकिन जितने ज़रूरी हैं हम उतने पढ़ लेंगे। मैम इन सबका मैम फिर कोड भी होगा आज के सबका? लिए ठीक है इतना, मैम कोड भी फिर कंफ्यूज हो जाएगा। अच्छा सब्र करें ज़रा Yes. जी। दाऊद आप क्या कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ कि जैसे डिफरेंट टाइप्स हैं तो वैसे वैसे इनका कोड भी डिफरेंट होगा थोड़ा थोड़ा। हाँ जी, हो सकता है, लेकिन आप ये देखें कि डिफरेंट किस तरह से है। जैसे वेटेड और अनवेटेड ग्राफ है,
तो वो किस तरह से डिफरेंट है, एक में हमने एजेस को वेट एसोसिएट कर दिया और दूसरे में हमारे पास वेट नहीं है, तो कितना डिफरेंट हो जाएगा दोनों का कोड। अनवेटेड ग्राफ का फंक्शन लिख के उसके अंदर आप एजेस को वेट एलोकेट करवा देंगे तो वो वेटेड ग्राफ बन जाएगा, यानी आधे से ज़्यादा काम जो है वो सेम ही है दोनों का, लेकिन डिफरेंस दोनों में क्या आ रहा है, वेटेड अनवेटेड में। बाकी सारा काम सेम है और सिर्फ एक में वेट्स एलोकेट करवा दिए हैं और दूसरे में नहीं है। मैम हाँ जी। एक चीज पूछनी थी। मैम कॉम्प्लेक्सिबिलिटी वाला टॉपिक नहीं पढ़ना? हाँ जी, वो टॉपिक भी पढ़ना है, हमारे बहुत टॉपिक्स पेंडिंग हैं अभी। मैम बाइनरी सर्च ट्री का जो हमने कोड किया था उसमें डिलीट नोड वाला फंक्शन क्रिएट करवा दें। वो तो आई गेस मैंने आपको होमवर्क में नहीं दिया था। वो मैम नहीं हो रहा ना। वो नहीं हो रहा, अच्छा चलिए ठीक है, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। और मैम मैम आपने जो कहा था बाइनरी कि बाइनरी सर्च सर्च ट्री ट्री का जो है इसमें काफ़ी सारी डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ हैं इसी कोड में चेंजिंग, तो वो कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज़ हैं, मतलब कोड इस तरह से कौन कौन सा आ सकता है? किस कोड की बात कर रहे हैं दाऊद? मैम मैंने आपकी पूछा आवाज था ना कि आपकी आवाज ट्रीज में ड्रॉप हमने हो गई सिर्फ है दाऊद। इसका कोड BST का। दाऊद आपकी आवाज नहीं आ रही। मैंने पूछा था कि BST में जो है ना हमने एक ही कोड किया है ट्रीज में, तो आपने कहा था कि इसी के डेप्स कर लें। नहीं समझ आ रही, मैसेज करें प्लीज दाऊद। दाऊद मैसेज करें प्लीज, बच्चे आपकी आवाज बार बार ड्रॉप